ऐसा नहीं होना। उससे आगे चीज, फूडिंग जो राशन से रिलेटेड आइटम है उसमें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नाम किसी का रामलाल का नाम है श्यामलाल को दे दिया, श्यामलाल का नाम है रामलाल को दे दिया, ये नहीं है। आपकी मान लीजिए गली की में मोहल्ले में बिजली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब एक्शन है, ठीक है करप्शन है लेकिन एक्शन है, पहली सरकारों से बहुत ज्यादा क्विक एक्शन है, बहुत ज्यादा फास्ट एक्शन है। आप किसी भी जो एक आम नागरिक की, मान लीजिए जिसकी सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छी है उसकी तो कोई बात नहीं है, जिसकी सोर्स ऑफ अर्निंग दिल्ली में रह के 5-7 हजार 8 हजार रुपए कमा पाता है, अपनी फैमिली को किराए पे दे के रखता है, अगर ये गवर्नमेंट नहीं होती इस तरह से स्ट्रिक्ट तो मैं समझता हूँ कि वो बंदा वहां रहने लायक नहीं होता। एजुकेशन आपकी फ्री होगी, आपकी मेडिसिन आपकी फ्री हो गई, राशनिंग का जो सिस्टम है आपका वो तक। अब देखिए कई बार क्या था, अभी जो लेबर मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया था पीछे कि लोग एक एक 2-2 महीने की सैलरी नहीं दे, लेबर मिनिस्टर जाके पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल में हो गया कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चौकीदार लगते हैं, उनको 2-2 महीने की सैलरी नहीं दे रही, सैलरी दे रहे 10,000 रुपए वाउचर करा रहे हैं 12,000, उन लोगों पे सब पे केसेस हुए। मतलब एक आम पब्लिक के लिए तो इस गवर्नमेंट ने बहुत सुविधा दी है, लोग बोलने को कुछ भी बोलते हैं सर, उसका तो कुछ कहना नहीं है। वो तो छोड़िए, अभी वो तो एमसीडी राजनीति की बात, जैसे अब ये कहते हैं एमसीडी वाले चिल्ला रहे हैं कि इतना, मैं कहता हूँ कि एमसीडी से ज्यादा तो करप्शन है ही नहीं, एमसीडी बीजेपी के अंडर है। आप किसी भी एमसीडी के स्टोर पे जाके देख लीजिए, वहां पे उसका स्टाफ सफाई करने के लिए जाता है, 40,000 सैलरी है, अटेंडेंस लगाने के पैसे दिए जाते हैं। मतलब एक एक आदमी अटेंडेंस लगाएगा, अपने घर चलाएगा, काम नहीं करना है। आप बाकी डिपार्टमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वहां पे करके देखिए ना, वहां पे तो सबको करना पड़ता है। एमसीडी ऐसा एक निठल्ला डिपार्टमेंट यहाँ पे जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर एमसीडी जैसे बाढ़ आती है कुछ भी होता है, एमसीडी का जितना स्टाफ है स्वीपर लेवल से जो सफाई कर्मचारी हैं, अगर वो 30% पर डे अपना काम शुरू कर दें तो दिल्ली में कभी रोडों पे पानी नहीं आएगा, कभी नालियां ब्लॉक नहीं होंगी। लेकिन होता कुछ नहीं है क्योंकि वो बीजेपी के अंदर है। एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, हमारे मनोज तिवारी जी थे एमपी, उन्होंने किसी को बोल दिया ये भैंसों को कोई लफड़ा था, जाके उसका दाया तोड़वा दिया, लफड़ा करा दिया, बाद में वो तो बेचारा अंदर हो गया, वो तो आए नहीं। मतलब हमने अपने एमपी को कभी हमारे एरिया में आते हुए नहीं देखा, मनोज तिवारी। मतलब देखिए ये लोग आईटीआई से निकल के, नो डाउट ठीक है थोड़ा बहुत करप्शन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल व्हाइट है नहीं, लेकिन गोस्वामी जी, इसमें मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उसने एक ऐसी पार्टी और ऐसे ऐसे विधायकों को चुना था जो 20 साल 22 साल और क्या भी पढ़ करके आ रहे हैं, कोई एमकॉम करके आ रहा है, कोई बीएससी करके आ रहा है, इनको राजनीति का ABCD भी नहीं पता था। और कितना अच्छा था वो समय, मतलब ऐसी जनता तो बिल्कुल बधाई की पात्र है। मतलब मैं तो ये मानता हूं कि मैं किसी पार्टी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो परिवर्तन आया, लोग एक पार्टी के पीछे देश को बर्बाद कर रहे हैं, पूरी हर तरह से अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं, अपने बच्चों की, अपने भविष्य की, लेकिन वो किसी एक पार्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो दिल्ली की जनता ने किया वो एक अभूतपूर्व कदम था और उसका बहुत अच्छा परिणाम भी हुआ। जैसे आप जो बता रहे हो, उनको बेसिक नेसेसिटीज जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, एक माँ बाप के लिए, मतलब एक मीडियम क्लास का जो माँ बाप है, जो बच्चे पैदा करता है, जो कुछ नहीं कर पाया, वो क्या चाहता है, क्या चाहता है? आप सबके, हमसे सबके माँ बाप हैं, और वो क्या कि हमारा बच्चा पढ़े, वो पैसा इकट्ठा करता है, एक एक पैसे इकट्ठा करता है कि हम तो नहीं कर पाए, चलो हम तो किसान बन गए, या हम तो मजदूर रह गए, या कि हम तो बाबूगिरी भी करते रह गए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी एक IAS ऑफिसर बन जाए, IPS ऑफिसर बन जाए, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ ले, ये सपना होता है। और सरकारी स्कूल उसका एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पे रीजनेबल सारी चीजें होती हैं। सरकारी स्कूल दिल्ली मुझे सर उसमें पता है, बुक्स मैं भी वहां नहीं पे कभी परचेज करनी। जाता नहीं, मतलब 1-2 बार गया आने के बाद, लेकिन सब चीजें देखता सुनता रहता हूँ। सरकारी स्कूलों में वहाँ कोई किसी को नहीं पढ़ाना चाहता था। एक बार मैंने BBC का किसी तरह से मैंने एक वो देखा था, डॉक्यूमेंट्री देखा था वहाँ के स्कूलों के विषय में, और किस तरह से शिक्षा व्यवस्था वहाँ पे लागू है और कैसे। तो मतलब आज हर कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहता है, और ये सबसे ये होता है एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन जिसे कहता है कि जो व्यक्ति बुद्धिजीवी है, जो व्यक्ति स्वयं भी पढ़ा लिखा है, कोई अच्छी जगह से पढ़ के निकला है, उसमें ये सोच होगी कि वो ये परिवर्तन करेगा, ठीक है। वो इस तरह से बकरियों भेड़ों की गैंग तैयार नहीं करेगा कि उसके पीछे जय 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 बुलवाने वाले हों और पूरे देश को गर्त में डालने वाले हों। तो ये होता है परिवर्तन, और ये है विशेषताएं। मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात करी, बहुत अच्छी बात करी है। मैं केजरीवाल एज ए पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है, उनकी पार्टी जो भी है, लेकिन उनके काम की प्रशंसा की जानी चाहिए। और आज पूरे देश में जब तक इस प्रकार से परिवर्तन नहीं आएंगे तो कहीं कुछ नहीं होगा। सब कोई चाहे हल्ला करते रहो, क्योंकि ये सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है पूरी तरह से, इसमें परिवर्तन की जरूरत है, इसमें क्रांति की जरूरत है, और कोई ना कोई मतलब एक अभूतपूर्व क्रांति की आवश्यकता है इसमें। सर मैं एक चीज यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। जब ये लॉकडाउन का टाइम था, हेलो सुन रहे हैं? हेलो, जी जी सुन रहे हैं। हाँ सर, लॉकडाउन के टाइम में मैं कांडला पोर्ट पे फंस गया था। कोई एमपी फोन नहीं उठाएगा। मैंने संजय सिंह को फोन किया, संजय सिंह ने मैंने कहा सर यहाँ से कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है जाने की, ना कन्वेंस। तो संजय सिंह मतलब पहला एमपी, मुझे लगा कि मैं उसको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते। मैंने उनका नंबर लेके उनको कॉल किया, और उस एमपी ने, संजय सिंह ने, मुझे रिवर्ट रिप्लाई किया कि गोस्वामी जो आपको कुछ वैसे हेल्प चाहिए गवर्नमेंट से फाइनेंस से रिलेटेड, वो तो हम प्रोवाइड कर पाएंगे, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करेगी, इसलिए आपको जो वहां पे हमारे से सपोर्ट चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद अननोन किसी एमएलए को भी अपने को किसी और को फोन कर लो तो शायद वो रिप्लाई नहीं करेगा एमपी होते हुए, वरना मुझे नहीं जानता। फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया था, मैं कांडला कोर्ट फंस गया था जब लॉकडाउन हुआ था। पूरे लॉकडाउन में मोदी ने बताया था। तो पार्टी में फर्क तो है, और यहाँ पे तो एमएलए जो ऐसे बने जिनको लोगों ने फंडिंग दे के, एमएलए के लिए पैसा नहीं था, लोगों ने फंडिंग किया है, ये नहीं कि वो पैसे फेंक के बने हुए। तो सर वो लोग तो नो डाउट काम करेंगे। अब आप सोचिए, जब पहली बार इसकी सरकार आई थी केजरीवाल की, तो उसमें कैसे एमएलए, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमें तो आश्चर्य हुआ था, 20-20 साल 22-22 साल के लड़के एमएलए बन के तैयार हो गए। वो उनको, उनके पास पैसा कहाँ से होगा? जो अभी जॉब खत्म करके आ रहे हैं, उनके पास पैसा कैसे होगा? तो सीधी सी बात, ऐसी बात से समझा जा सकता है। मेरा एक कॉल आ गया था, इसकी वजह से इंटरप्ट हुआ। तो ठीक है, अभी हमें लगता है कि आज का काफी डिस्कशन हो गया है। मिश्रा जी, नित्यानंद जी, यदि कुछ और जोड़ना चाहें तो फिर इसके बाद अपन इसको समाप्त करते हैं। पूरी सिस्टम ही आरटीआई है, किस आरटीआई सभी में से आरटीआई सिर्फ 1% है। शायद 100 की बात करें तो एक आप आरटीआई रखिए, बाकी 99 तो पूरी तरह से खत्म है। तो कुल मिलाकर के आरटीआई अकेले क्या कर सकता है? आरटीआई को भी बनाने वाली सरकार है, आरटीआई को भी बनाने वाला, चलाने वाला ये सिस्टम है। तो आरटीआई तब मजबूत होगी जब कहीं ना कहीं से तमाम से परिवर्तन इसमें आएगा, और वो सोच वाले लोग जब तक नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं दुबे जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, इस देश में परिवर्तन हो रहा है। अगर देश में आरटीआई एक्ट आया है तो ये सामाजिक कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होगा। आप सब प्रयास कर रहे हैं, सब अपना समय निकाल के प्रयास कर रहे हैं। अभी गोस्वामी जी ने बड़ी सारगर्भित बातें कही। अभी एक और मित्र बीच में कह रहे थे कि हम लोग सिर्फ समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं, समाधान पे नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ कि प्रयास हो रहे हैं, हम सब प्रयास कर रहे हैं, और उसका आज नहीं तो कल परिणाम निकलेगा। हमारे हाथ में प्रयास करना है, हम सबको प्रयास करते रहना चाहिए। सुधरेगा, एक न एक दिन इस देश सुधरेगा, ये मान के हम सबको प्रयास करते रहना चाहिए। अपनी लड़ाई निरंतर चालू रखें। हो सकता है कि हम लोग नींव के पत्थर बन जाएं और बिल्डिंग भविष्य में बने, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए ना। बिल्कुल आपने सही कहा है, प्रयास हम सब कर रहे हैं, करना चाहिए, और बेहतर ढंग से प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी हम आप सभी के डिटेल्स, जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं हमारे साथीगण, उनका सबका डिटेल्स हम बार बार मांग रहे हैं। आप लोग सब अपना डिटेल्स दे दीजिए, और अन्य लोगों को भी प्रेरित करिए कि वो अपना डिटेल्स दें। और जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई फेसबुक लाइव के माध्यम से या यूट्यूब में अपन इसको रखते हैं, तो वो लोग भी कृपया संपर्क करके अपना डिटेल्स दें, जिससे हम एक रजिस्टर मैनुअल तैयार कर लें कि ये क्या इलेक्ट्रॉनिक चीजें कभी लॉस हो जाती हैं, कभी ग्रुप खत्म हो गया, क्या कैसे हुआ, तो फिर एक दूसरे को आदमी कैसे ढूंढेगा। तो एक मैनुअल इसका एक अपन संधारण करने के लिए सोच रहे हैं। और जब भी कभी ऐसे कार्यक्रम हो, जैसे अभी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यक्रम इस तरह से होता है सोशल मीडिया आदि के माध्यम से, ये तो ठीक है, पर चलिए कभी कि चलिए एक मीटिंग यहाँ पर हो जाए, तो आप लोगों को इन्वाइट करके यहाँ पे व्यवस्था करके बुला लिया जाए 1-2 दिन के लिए। तो इस तरह के लिए भी थोड़ा सा इस संपर्क ऐसे होना चाहिए। तो हमारे एक साथी ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं, जो ये पूरा रजिस्टर संधारण का काम कर रहे हैं। तो आप लोग जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो कृपया अपने डिटेल्स वहां पे दे दें, जो लोग दे नहीं पाए हैं। और अन्य जो भी साथी हैं जो बाहर फेसबुक लाइव या यूट्यूब के माध्यम से, वो भी संपर्क करके अपना डिटेल्स दे दें। इसी के साथ अब हम ये मीटिंग कंक्लूड करते हैं। 10:15 होने वाले हैं, क्योंकि आज वर्किंग डे रहता है थर्सडे का, तो काफी मुश्किल होता है लोगों को 10 बजे के बाद टाइम निकाल पाना, क्योंकि सबको अपने अपने कार्यालय जाना होता है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगले संडे को, जी मिश्रा जी प्रणाम सबको। और अब अगले संडे को अपन मिलते हैं 11 बजे से 1 बजे के बीच में। हाँ, हम बता दें आपको, ये थोड़ा सा भूला जा रहा था बताने के लिए, अगली बार हमारे बीच में गुरजीत सिंह जी आ रहे हैं, जो सोशल ऑडिट टीम के डायरेक्टर हैं झारखंड के। वो भी काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और मजदूर किसान शक्ति संगठन से उनका एक लंबे अरसे से जुड़ाव रहा है और उसी टीम के सदस्य हैं वो। तो वो हमारे बीच में आएंगे। और साथ में हमारे बीच में मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक शंकर सिंह जी रहेंगे, पारस बंजारा जी रहेंगे जो पिछली बार आए थे, पिछले कार्यक्रम में निखिल डेसर के साथ में आए थे, वो भी हमारे बीच में रहेंगे। तो अपन सोशल ऑडिट और जन सुनवाई को और बेहतर ढंग से समझने और जानने का प्रयास करेंगे और ये भी देखेंगे कि झारखंड में इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और कैसे मतलब पूरी टीम इसमें काम कर रही है। तो भूलिएगा नहीं अगले संडे को 11 से 1 बजे के बीच में, और अपने साथियों को भी बताइएगा। बहरहाल इसी के साथ अब ये कार्यक्रम अपन संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी का। थैंक यू वेरी मच।